मैं अबला नादान नहीं, मैं दबी हुई पहचान नहीं, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ। इस पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम पुरुष करते आए, हर काम वो करके दिखलाया। हे कोमल सी काया, फिर भी मैं पुरुषों पर भारी हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ। हेलो दोस्तों, मित्रों, सुशील यादव का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया, जिसने बचपन में बहुत कुछ झेला, उसके बाद भी वो कभी हार नहीं मानी। उसने हर एक चुनौती को पार किया, उसने बहुत सी मुसीबतें झेली, पर उसने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं उठाए और एक छोटे से गांव में पैदा हुई और गरीबी झेलते झेलते एक छोटे से गांव से लेकर उस छोटी सी लड़की ने दिल्ली तक का सफ़र किया। तो आज समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, सच्ची कहानी, जिसमें फूलन के संघर्षों का वर्णन होगा। फूलन देवी कैसे डाकू बनी उसका वर्णन होगा। फूलन देवी कैसे संसद भवन तक पहुंची उसका भी वर्णन होगा। बचपन में उन्होंने क्या क्या झेला उसका भी वर्णन होगा इस कहानी में। दोस्तों, हिंदुस्तान में जब भी डाकू शब्द का उपयोग होता है तो फूलन देवी के बिना डाकू कहानी अधूरी है और फूलन देवी के बिना चंबल भी शायद अधूरा है। 1963 में यूपी के जालौन ज़िले के गुरहा का पुरवा, एक छोटा सा गांव है गुरहा का पुरवा, जो बहुत ही गुमनाम गांव है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जो बाद में फूलन देवी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो गुरहा का पुरवा जो एक छोटा सा गांव है जो जालौन ज़िले में है, वहाँ पर 1963 में फूलन देवी का जन्म एक गरीब परिवार में होता है। उस गांव के जो लोग हैं वो गरीब ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत पिछड़े हैं, और उस गांव में अधिकतर मल्लाह परिवार के लोग जो हैं वो नाव चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मल्लाह परिवार में फूलन देवी का भी जन्म होता है और वह परिवार भी बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। देवी दीन मल्लाह ये फूलन देवी के पिता हैं और ये बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरते हैं नाव चलाकर। उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन का टुकड़ा भी है और उस ज़मीन के टुकड़े से खेती करके भी इनका जीविका किसी तरह से थोड़ा बहुत चलती है। फूलन देवी के परिवार में कुल 6 लोग थे। देवी दीन मल्लाह, उनकी पत्नी और 4 बच्चे। फूलन देवी उनमें सबसे छोटी थी, यानी फूलन देवी जो थी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी फूलन देवी की एक बहन थी, उसके बाद फूलन देवी के 2 भाई थे और चौथे नंबर पर फूलन देवी थी। फूलन देवी की परवरिश बहुत गरीबी में होती है और इनका जो परिवार होता है वो गरीबी से लड़ रहा होता है, किसी तरीके से इनका जीवन चल रहा होता है। एक ज़मीन का टुकड़ा था जिससे थोड़ा बहुत आमदनी होती भी थी, लेकिन उस ज़मीन के कुछ हिस्से पर फूलन देवी के चाचा ने कब्जा कर रखा था, क्योंकि चाचा के बेटे भी जो थे वो भी बड़े बड़े थे, इसलिए और फूलन देवी के पिताजी उनसे अपने ज़मीन, जिस ज़मीन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको वो नहीं हासिल कर पा रहे थे। फूलन देवी जब सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी माँ की परवरिश ऐसी थी कि फूलन देवी बाकी लड़कियों की तरह शर्मीली या फिर डरपोक डब्बू नहीं थी। फूलन देवी जो थी किसी भी बात से नहीं डरती थी, वो बिल्कुल मुंहफट थी। वो तुरंत सामने कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या किसी भी पद पर हो, उसको तुरंत पलटकर जवाब देती थी। और ऐसा कहते हैं कि जो उस गांव की क्षेत्रीय गालियाँ थी वो भी फूलन देवी देती थी, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, किसी को भी वो गाली दे देती थी। और जब 10 साल की थी तो घर में झगड़ा हुआ और माँ बाप रो रहे थे और कह रहे थे कि चाचा ने सारी ज़मीन हड़प रखी है तो ज़िंदगी कैसे कटेगी, और चाचा के जो लड़के हैं वो भी तंग कर रहे हैं। ये सब फूलन देवी जो होती है वो सुन लेती है
सिर्फ 10 साल की उम्र में। तो फूलन देवी अपने चाचा और चाचा के बच्चे थे उनसे जाकर लड़ गई और अपनी बहन के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गई। वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, धरने पर बैठ गई। उसके बाद में और फिर आगे लड़ाई झगड़े होते रहे। फूलन के चाचा के बेटे ने फूलन के सर पर ईंट मार दिया तो उसे चोट लगी। उसने भी जवाब में अपने चाचा के लड़के को ईंट मारा। तो बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थी। इसके बाद फिर फूलन के लड़ाई झगड़ों के किस्से घर पर आने लगे। जब चाचा से विवाद हुआ, उसके बाद जब फूलन बाहर निकलने लगी तो आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था और ये लड़ाई झगड़े जो हैं उसके घर तक पहुंच जाते थे। वो लड़कों से लड़ जाती थी। घर वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। उसका ऐसा व्यवहार था कि घर वाले तो परेशान ही थे, साथ में पड़ोस के लोग भी उससे परेशान हो चुके थे। घर के लोगों से भी उसकी नहीं बन रही थी, वो अपने घर पर भी लड़ जाती थी। इस बीच में फूलन देवी के जो 2 भाई थे उनकी मौत हो गई। सिर्फ फूलन और फूलन की बहन बची। भाइयों के ख़त्म होने के बाद फूलन के चाचा की नज़र उनके बचे हुए खेत पर ही थी। जब फूलन के भाई भी ख़त्म हो गए तो जो उनके चाचा थे जिन्होंने उनकी कुछ ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, अब फूलन की बची हुई पूरी ज़मीन पर उनके चाचा का कब्जा था। फूलन देवी को इस बात की जानकारी थी। वह हमेशा लड़ती थी, अपने बाप से लड़ती थी। इसलिए बाप बेटी में झगड़ा होना शुरू हो गया और इसी झगड़े और गुस्से की वजह से फूलन देवी जब केवल 11 या 12 साल की थी तो फूलन देवी के पिता ने फूलन देवी की शादी कर दी। एक 11-12 साल की बच्ची की फूलन देवी की जो पिता होते हैं गुस्से में आके, क्योंकि जो फूलन देवी थी वो काफ़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, वो तुरंत सबसे झगड़ा कर लेती थी, सभी को जवाब दे देती थी और ईंट का जवाब पत्थर से भी देती थी। इसलिए इसी गुस्से में जो फूलन देवी के पिता थे उन्होंने 11-12 साल की उम्र में ही फूलन देवी की शादी कर दी। और आश्चर्यजनक ये है कि फूलन देवी की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी वो अधेड़ था। फूलन देवी की उम्र से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा था। जब फूलन देवी की उम्र मात्र 11 या 12 साल थी तो वो 40 या 45 साल का हो गया था। फूलन के पति का नाम पुत्तीलाल था, जो मल्लाह बिरादरी का ही था और दूसरे गांव का था। फूलन देवी के साथ उसकी शादी कर दी उसके पिता ने गुस्से में, और यहीं से फूलन देवी की ज़िंदगी थोड़ी बदल जाती है। क्योंकि बच्ची थी 10, 11, 12 साल की, शादी के नाम पे यूपी बिहार में जो पहले बाल विवाह हुआ करते थे उसमें शादी तो कर देते थे, लेकिन विदाई जब लड़की बालिग हो जाती थी तब करते थे, जिसको कुछ जगह पे गौना भी बोला जाता है। लेकिन फूलन देवी की शादी तो हुई पर गौना नहीं हुआ था। लेकिन बिना गौने के भी उसके पिताजी जो थे वो पुत्तीलाल की जिद करने पर पुत्तीलाल के साथ उसको भेज दिया करते थे। उसी वक्त पुत्तीलाल ने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती की यौन शोषण किया, उसका रेप किया। बलात्कार का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे पत्नी ही हो, अगर बिना पत्नी की इच्छा के ऐसा कुछ होता है तो संविधान के अनुसार उसे बलात्कार का नाम ही दिया जाता है। और फिर वो अभी केवल 10 या 11 साल की ही बच्ची थी, इसलिए वो अपने पति से डरने लगी। वो डर उसके दिमाग में बैठ गया, पुत्तीलाल को लेकर, उसके पति को लेकर। बीच बीच में बिना गौने के भी उसके घर वाले पुत्तीलाल के साथ भेज देते थे। फूलन देवी वहाँ जाती, फिर वहाँ से तंग आकर फिर अपने घर भाग आती थी। तो 3-4 बार ये अपनी ससुराल से अपने घर लौट आई। इधर बाप भी फूलन देवी के बार बार आने से परेशान था। बाप बेटी में झगड़ा होता था। ऐसा कहा जाता है कि वो भी फूलन देवी से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक बाप अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहता था। फूलन देवी के स्वभाव से इतना वो परेशान हो चुका था। तो एक बार जब ऐसे ही ये भाग कर आई तो फूलन देवी के पिता ने वहीं के लोकल थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, झूठी रिपोर्ट लिखवा दी कि ये मारपीट करती है और इसने सोने की अंगूठी चुराई है। क्योंकि पुलिस भी जानती थी फूलन देवी के परिवार को बाप ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इसलिए पुलिस फूलन देवी को पकड़कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। 3 दिन तक हवालात में रखने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। और उस टाइम भी वो बहुत छोटी थी। पुलिस वाले, सोचने वाली बात है कि पुलिस वाले थाने में ले जाकर एक 10-11 साल की बच्ची से यौन शोषण करते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। एक तो पति पुत्तीलाल का ऐसा रवैया,
बार का उसके प्रति ऐसा करना और जेल में बंद कराना और थाने में पुलिस का ऐसा व्यवहार, तो इन सारी चीज़ों ने जैसे फूलन देवी को बागी बनाने में अहम भूमिका निभाई। जैसे जैसे फूलन देवी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो बागी होती जा रही थी, क्योंकि समाज उसको बागी बनाने में शायद अहम भूमिका निभा रहा था। इसी दौरान जब वो जेल से वापस आई तो फिर अपने ससुराल गई, पहले अपने घर गई, उसके बाद में फिर वहाँ से ससुराल चली गई। फूलन देवी के ना चाहते हुए भी उसको ससुराल जाना पड़ा। तब तक पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली थी। वो वहाँ कुछ दिन रहती है, फिर उसके साथ मारपीट होती है और इस बार उसके ससुराल वाले जो भी उसका सामान शादी में दिया गया था उस सामान समेत उसकी वापसी उसके गांव भेज देते हैं। फूलन देवी को उसके सामान सहित उसके गांव भेज देते हैं। अब फूलन देवी गांव आ जाती है। अपने पिता से झगड़ा है और पति से भी अलग हो गई है, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो वापसी के बाद अब फूलन देवी गांव में कुछ अनजाने लोगों से जान पहचान करना शुरू कर देती है। उसकी कुछ अनजाने लोगों से जान पहचान होती है और ये लोग भी मल्लाह जाति के ही लोग थे, जो चंबल में अलग अलग डाकुओं के गैंग में कुछ काम करते थे। और कहते हैं मल्लाह जातियों के बीच में तब तक फूलन देवी के बारे में बहुत से लोगों को पता चल गया था कि ये मुंहफट है, किसी को भी जवाब दे देती है, गाली दे देती है, सर पे पत्थर मार देती है, यहाँ तक कि पुलिस लॉकअप में भी रही। तो ये सारी चीज़ें थी। उसी दौरान 1979 में अचानक से एक दिन फूलन चंबल के बीहड़ में पहुंच जाती है। ये सब होता रहता है। उसकी जान पहचान वहाँ चंबल में जो डाकू गैंग थे उसके कुछ लोगों से होती है और 1979 में 1989 में अचानक से एक दिन फूलन जो होती है वो चंबल के बीहड़ में पहुंच जाती है। फूलन देवी के अचानक चंबल के बीहड़ में पहुंचने की दो कहानियां हैं। एक बोला जाता है कि जो मल्लाह गैंग डाकुओं का जो चंबल में था, बहुत सारे लोग उस गांव के भी थे। उनको फूलन के बारे में पता था, उनको मालूम था कि बागी इसकी सोच है, ये लड़ाई झगड़ा करती है, हमारे पैसे में बड़ा काम आएगी, तो वो भी उसको ले गए थे। यानी इस जो पहली कहानी है उसके अनुसार जो फूलन देवी थी वो अपनी मर्जी से गई थी। दूसरी कहानी ये है कि चंबल के डाकुओं की एक गैंग ने फूलन को किडनैप करके चंबल उठा ले गए थे। ये दो कहानियां हैं। और जब फूलन देवी का इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया चंबल जाने के पीछे की कहानी, तब फूलन देवी ने खुद इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि शायद किस्मत को मंजूर था और किस्मत में लिखा था मेरा चंबल जाना, मैं इसलिए चंबल गई। तो किडनैप करके ले गए या अपनी मर्जी से गई, आज तक क्लियर नहीं हुआ। 1979 में चंबल पहुंचती हैं फूलन। चंबल जाने के बाद जिस गैंग के साथ थी फूलन, उस गैंग का लीडर था बाबू गुजर। चंबल में उस वक्त उस गैंग का जो नंबर 2 था बाबू गुजर के बाद, वो था विक्रम मल्लाह। विक्रम मल्लाह जाति का था। फूलन देवी जिस जाति से आती थी और फूलन देवी को विक्रम मल्लाह बहुत मानते थे, पसंद करते थे, क्योंकि वो फूलन देवी की कहानी जानते थे। दूसरा, फूलन देवी भी मल्लाह थी और वो भी मल्लाह था। जब चंबल पहुंचती हैं फूलन, तो बाबू गुजर की गैंग में तो था, लेकिन बाबू गुजर की फूलन के ऊपर बुरी नज़र थी। जो उस गैंग का नंबर 1 था बाबू गुजर, उसकी फूलन देवी पर बुरी नज़र थी। और ऐसा कहा जाता है कि एक रात बाबू गुजर ने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन ने शोर मचाया। शोर सुनकर विक्रम मल्लाह जो गैंग का नंबर 2 था वहाँ आया। उसके बाद बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह में झगड़ा होता है फूलन को लेकर, और विक्रम मल्लाह बाबू गुजर को गोली मार देता है और वहीं पर बाबू गुजर की मृत्यु हो जाती है। गैंग में सुगबुगाहट थी कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के लिए गैंग के सरदार को मार दिया। पूरी गैंग में यह बात फैल गई थी कि विक्रम मल्लाह और फूलन देवी का रिश्ता कैसा है। फूलन देवी के लिए विक्रम मल्लाह ने गैंग के सरदार को मार दिया। बाबू गुजर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह खुद उस गैंग का लीडर बन जाता है और उसके बाद विक्रम मल्लाह और फूलन देवी के प्यार के चर्चे पूरी गैंग में थे। विक्रम मल्लाह ही वो शख्स था जो फूलन देवी को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता है और उसको डाकूगिरी सिखाता है। अब पूरी गैंग
पे विक्रम मल्लाह का कब्जा हो गया था। बाबू गुजर के मर जाने के बाद विक्रम मल्लाह जो है वो उस गैंग का लीडर बन जाता है। उसके बाद में उस गैंग पर पूरी तरीके से विक्रम मल्लाह का कब्जा हो गया था। इसके बाद इन विक्रम मल्लाह की जो गैंग है ये छोटी मोटी चोरी करते हैं, हाईवे पे जाकर रॉबरी करते हैं, कोई कार अकेले गुजर रही होती है तो उसको रोककर उसको लूट लेते हैं। ऐसी ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। उसके बाद जब फूलन देवी इस गैंग में पूरी तरीके से सेटल हो गई तो विक्रम मल्लाह से कहकर फूलन देवी अपने साथ अपने पति पुत्ती लाल के गांव ले जाती हैं, पूरे डाकुओं के साथ में। जब फूलन देवी सेटल हो जाती हैं इस गैंग में पूरी तरीके से, कुछ दिन हो जाते हैं, तो फूलन देवी विक्रम मल्लाह से कहती हैं और अपने पति पुत्ती लाल के गांव पूरे गैंग के साथ जाती हैं और कहते हैं कि उस गांव में जाकर पुत्ती लाल को घसीट कर घर से बाहर लाती हैं और गांव के बीच रोड पे ले जाकर, चौराहे पे ले जाकर बुरी तरीके से मारती पीटती हैं और अधमरा करने के बाद छोड़ती हैं और उसको चेतावनी देती हैं कि आज के बाद, उसको भी चेतावनी देती हैं और उस पूरे गांव को भी चेतावनी देती हैं कि आज के बाद अगर इस गांव में किसी भी शख्स ने किसी बच्ची या कम उम्र की लड़की से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली मार देगी, क्योंकि उसके साथ ये हो चुका था। उसकी शादी 10-11 साल की उम्र में इसी गांव के एक अधेड़ ने की थी, जिससे उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। इसके बाद फिर फूलन लौटती हैं और गैंग में लूटपाट सब चलता रहता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फूलन देवी अभी तक सुर्खियों में नहीं आई थी। इसी बीच जो बाबू गुजर का गैंग था जिसमें विक्रम मल्लाह 2 नंबर का था, उस गैंग के 2 लोग, एक श्री राम और एक लाला राम, ये दोनों किसी वारदात के दौरान पुलिस के हाथ लग जाते हैं और जेल चले जाते हैं। और बाबू गुजर के बड़े खास थे ये दोनों। ये जेल से छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद वापस चंबल पहुंच जाते हैं और चंबल पहुंचते हैं तो इन्हें पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि बाबू गुजर की मौत हो चुकी है और बाबू गुजर को विक्रम मल्लाह ने मारा है और विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी की वजह से मारा है। तो ये श्री राम और लाला राम की फूलन देवी से बड़ी खुन्नस हो गई और साथ में विक्रम मल्लाह से भी। यानी जो लाला राम और श्री राम थे, जो बाबू गुजर के खास थे, जो जेल में थे, जेल से वापस आते हैं, उनको पता चलता है कि फूलन देवी की वजह से विक्रम मल्लाह ने सरदार को मार दिया है। तो ये उन दोनों से बहुत खुन्नस करने लगे थे। उस गैंग में तमाम जातियों के लोग थे। श्री राम और लाला राम ये ऊंची जातियों से आते थे और उसमें मल्लाह भी थे कुछ। लेकिन बाबू गुजर की मौत के बाद जब ये दोनों वापस आते हैं तो इस गैंग में फूट पड़ता है और विक्रम मल्लाह के बारे में उनकी राय यही थी कि फूलन देवी की वजह से विक्रम मल्लाह ने सरदार को मारा है। इसलिए इस गैंग में फूट पड़नी शुरू हो जाती है। इस गैंग के श्री राम और लाला राम चाहते थे कि इस गैंग में जो वर्चस्व हो वो राजपूतों का हो। विक्रम मल्लाह चाहता था कि इसमें सारे मल्लाह हों। तो राजपूत और मल्लाह ये 2 चीज़ों को लेकर इस गैंग में फूट पड़ गई। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि धीरे धीरे, क्योंकि उस गैंग में राजपूतों का वर्चस्व था, तो श्री राम और लाला राम के साथ ज़्यादा लोग हो लिए। फिर विक्रम मल्लाह की गैंग में फूलन देवी और बाकी कुछ लोग ही बचे थे। फिर इनमें आपस में लड़ाई हो गई जिसमें विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम इन लोगों ने विक्रम मल्लाह को गोली मार दी और उसके बाद फूलन देवी को ये लोग उठाकर अपने गांव ले गए। इनका गांव यूपी में एक जगह है बहमई, जो फूलन देवी की वजह से फेमस हुआ था। कहते हैं बहमई ले जाने के बाद 3 हफ्ते तक फूलन देवी को उस गांव में एक कमरे में बंद रखा गया और वहां बारी बारी से 3 हफ्ते तक अनगिनत लोगों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया। 3 हफ्ते बाद उस गांव बहमई में ही रहने वाला एक शख्स जो मल्लाह जाति का ही था और विक्रम मल्लाह की गैंग के और शख्स, 2 और शख्स जिनको किसी तरह से पता चलता है कि फूलन देवी यहाँ एक कमरे में है। और 3 हफ्ता गुजर गया। फूलन देवी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इतने दिनों से लगातार वो बलात्कार का शिकार थी। तो वो लोग भी फूलन देवी को कमरे में रख के लापरवाह हो गए थे, क्योंकि फूलन देवी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वो एक गांव का लोकल और 2 विक्रम मल्लाह की गैंग के
इनको खबर मिलती है, ये बहमई पहुंचते हैं और किसी तरह से 3 हफ्ते बाद ये फूलन देवी को उनके चंगुल से उस कमरे से आज़ाद कराकर वापस बीहड़ ले आते हैं। तो जो 2 लोग थे विक्रम मल्लाह की गैंग के, ये पहुंचते हैं बीहड़ में। तो इन दोनों में से एक था मान सिंह मल्लाह। दोनों मान सिंह मल्लाह भी विक्रम मल्लाह की ही गैंग का था। इसने इन तीनों में से इसने भी फूलन देवी को बचाने में मदद की। बीहड़ लौटने के बाद ये लोग जितने भी मल्लाह जाति के लोग थे उनको मिलाकर एक गैंग बनाना शुरू कर देते हैं और उस गैंग की लीडर बनती हैं खुद फूलन देवी। गैंग बनाने के बाद फिर से चोरी लूटपाट शुरू हो जाती है और ऐसा कहते हैं कि फूलन देवी की गैंग संभालने के बाद लूटपाट केवल ऊंची जाति के लोगों से करते, उन्हीं को अपना निशाना बनाते और मल्लाह जातियों के बीच में ये अपनी अच्छी छवि बनाने का प्रयास करने लगे। जब भी ये लूटते मल्लाहों को पैसे देते, उनके घर का ख्याल रखते, शादी विवाह का खर्चा देते, तो धीरे धीरे मल्लाहों की जाति के बीच फूलन देवी की गैंग ने भरोसा जीतना शुरू किया, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी होता है आसपास के गांवों में उनके मददगार हों जो खाना पीना चंबल तक पहुंचा सकें, पुलिस की भी जानकारी दे सकें। इसलिए फूलन देवी ने मल्लाहों को अपने साथ मिला लिया और ऊंची जाति के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे हमले चलते रहे। 7 महीने के बाद उस 3 हफ्ते के गैंग रेप के ठीक जब बाबू गुजर के वो 2 खास आदमी श्री राम और लाला राम जब फूलन देवी को उठाकर बहमई ले जाते हैं और 3 हफ्ते तक वहाँ अनगिनत लोगों द्वारा फूलन देवी का बलात्कार होता है और उसके बाद में उसके कुछ साथी उसको छुड़ाकर फिर से चंबल ले आते हैं, तो उसके 7 महीने बाद 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपनी पूरी गैंग के साथ बहमई पहुंचती है। उसी बहमई में जहां 3 हफ्ते तक अनगिनत लोगों द्वारा फूलन देवी का बलात्कार हुआ था। असल में फूलन देवी को खबर मिलती है कि बहमई गांव में एक राजपूत परिवार में शादी है, तो शादी के दौरान फूलन देवी अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचती है और गैंग के सभी लोगों को पुलिस की वर्दी में रखती है, पुलिस की वर्दी पहनने के लिए कहती है ताकि उन्हें कोई पहचाने ना। बहमई पहुंचने के बाद उस शादी में वो कई लोगों को घेरते हैं, फिर उन लोगों को एक एक कर ढूंढा जाता है जो श्री राम और लाला राम की गैंग में शामिल थे। गैंग को पता था कि शादी में सभी आएंगे, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से या उनको भनक थी कि ऐसा हमला हो सकता है। सिर्फ 2 लोग थे जो श्री राम और लाला राम की गैंग से जुड़े हुए थे। उन दोनों को बुरी तरीके से पीटने के बाद बाकी का पता पूछती हैं कि कहाँ हैं, लेकिन बाकी सब गांव से भाग चुके थे। पकड़ में केवल ये 2 आते हैं। फूलन देवी इतना गुस्से में थी बदले के कि इसके बाद कहा जाता है कि आसपास के गांव से शादी में शामिल होने के लिए जो लोग आए थे उन सभी को अपने गैंग के लोग से एक लाइन में पकड़कर खड़ा करने को कहती हैं। 22 लोग हाथ आते हैं उस शादी समारोह में। उन 22 के 22 मर्दों को एक लाइन में एक कतार में खड़ा किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि फूलन देवी पहल करती हैं। उसके बाद उनकी गैंग के लोग सभी मर्दों को गोलियों से भून देते हैं और वो 22 के 22 लोग वहीं पर मारे जाते हैं। मारने के बाद में पूरा गैंग वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ये खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। बहमई में 22 लोगों को गोली मारकर उनकी मौत। तब पहली बार इस देश में फूलन देवी का नाम घर घर पहुंच जाता है। इन 22 लोगों को मारने के पीछे की एक कहानी ये भी है कि ये बदला तो था ही था 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ जो हुआ था, लेकिन विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को एक बार कहा था कि जब तुम बदला लोगी, किसी एक को मारोगी, 2 को मारोगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम 1 को भी मारोगी तो भी फांसी होगी, तुम 20 को मारोगे तब भी फांसी होगी, लेकिन तुम जब 20 को मारोगी तो तुम्हारा नाम होगा और उस नाम के बाद बहुत सारे काम होंगे। तो कहते हैं कि यह बात विक्रम मल्लाह की फूलन देवी के दिमाग में बैठ गई थी। उसने 22 लोगों को एक साथ खड़ा करके मारा और ये वो दिन था 14 फरवरी 1981, बहमई की वो घटना जिसने पूरे देश में फूलन देवी का नाम ही नहीं पहुंचाया, बल्कि मीडिया के जरिए उसी के बाद फूलन देवी का नाम पड़ा बैंडिट क्वीन।
अब जब ये कांड हुआ और एक साथ 22 लोग मारे गए तो हंगामे के साथ पॉलिटिक्स भी गर्मा गई, क्योंकि मामला अब सारी ऊंची और नीची जातियों का आ गया था। और हमारे यहाँ खासकर यूपी में आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। गुस्से में धरना प्रदर्शन शुरू हुए, जगह जगह पुतले जलाए जाने लगे सरकार के, मुख्यमंत्री साहब के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए। तब यूपी के मुख्यमंत्री वीके सिंह और दिल्ली में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस कत्लेआम का इतना दबाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देकर वो हट गए, लेकिन फूलन देवी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जबकि पुलिस की पूरी टीम लग गई, जगह जगह छापे पड़ने लग गए। कई फूलन देवी की गैंग के लोग पकड़े भी गए, मारे भी गए एनकाउंटर में, लेकिन गैंग की लीडर फूलन देवी हाथ नहीं आ रही थी और तलाश लगातार जारी थी। इसमें पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं आई। तब तक फूलन देवी ने और बहुत सारे लोगों को अपना निशाना बनाया। इसी बीच भिंड के एक एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी, भिंड और चंबल एक ही इलाका है, भिंड और चंबल जो है वो एक ही इलाका है, मिलता जुलता आपस में मिलता जुलता मतलब क्या है, एक ही जगह का एरिया है वो। तो वहाँ के जो एसपी थे वो राजेंद्र चतुर्वेदी थे। 2 साल पहले से ही कोशिश करते रहे फूलन देवी को सरेंडर कराने के लिए बीच के बिचौलियों के जरिए, और कहते हैं कि बहुत मैसेज दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहे थे, लेकिन काम नहीं हो रहा था। इस बीच फिर इंदिरा गांधी ने एक पहल की। उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए फूलन देवी हाथ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ बातचीत का रास्ता निकाला जाए। जब उन्हें पता चला कि फूलन देवी का सरेंडर कराना मुमकिन है, तब उन्होंने हरी झंडी दी और उन्होंने कहा कि बातचीत की कोशिश होनी चाहिए और फूलन देवी अगर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं तो करवाना चाहिए। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की पहल के बाद जो भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे, उन्होंने और जोर लगाया और उन्होंने पूरे 2 साल तक कोशिश की, और उनकी कोशिश का ही नतीजा है कि बहमई कांड के 2 साल बाद फरवरी 1982 में फूलन देवी सरेंडर करने की शर्त पे बातचीत करने को तैयार हो गई। यानी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी जो हैं वो 2 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद में इंदिरा गांधी की पहल के बाद वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 2 साल बाद फरवरी 1982 में जो फूलन देवी होती हैं वो सरेंडर करने की शर्त पे बातचीत करने को तैयार हो जाती हैं। और इसके पीछे की वजह एक ये भी बताई जाती है कि इन 2 सालों में फूलन की गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि बहमई कांड के बाद पुलिस बहुत सक्रिय हो गई थी। गैंग के लोगों के मरने से गैंग कमज़ोर हो गया था। उधर फूलन भी बहुत बीमार रहने लगी थी और उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी, सेहत लगातार गिर रही थी और जंगल बीहड़ में रहना मुश्किल हो गया था फूलन देवी के लिए। उसको इलाज की ज़रूरत थी और हालात ऐसे बन गए कि फूलन देवी 2 साल बाद सरेंडर करने के लिए बातचीत को तैयार हो गई। तो जब बातचीत को तैयार हुई तो फूलन देवी ने 6 शर्तें रखी सरकार के सामने। जो पहली शर्त थी वो ये थी कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेगी, यूपी की पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है। दूसरी शर्त ये थी कि वो एमपी में सरेंडर करेंगी और वहाँ के उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, उनके सामने ही फूलन देवी सरेंडर करेंगी, ये उनकी दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त उनकी थी कि जब वो सरेंडर करेंगी तो वो पुलिस के सामने हथियार नहीं डालेंगी, बल्कि जिस जगह पर सरेंडर होगा वहाँ महात्मा गांधी और दुर्गा माँ की तस्वीर होनी चाहिए। उस तस्वीर के आगे वो अपने हथियार रखेंगी। फूलन देवी हर क्राइम के बाद माँ दुर्गा के मंदिर जाया भी करती थी। उनकी चौथी शर्त ये थी कि सरेंडर के बाद फूलन देवी या उसकी गैंग के किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। 5वीं शर्त थी कि जो गैंग के बाकी सब सदस्य हैं फूलन को छोड़कर, उनमें से किसी को भी आप 8 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखेंगे और साथ ही 8 साल के बाद उनको ज़मीन प्लाट देंगे ताकि वो शराफत की ज़िंदगी जी सकें और अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। और फूलन देवी की 6ठी और आखिरी शर्त थी, जिस दिन फूलन देवी सरेंडर कर रही उस दिन फूलन देवी के परिवार के बच्चे और भी जो बचे हुए सदस्य थे वो सदस्य वहाँ पर मौजूद रहें और फूलन देवी को सरेंडर करते हुए देखें। ये सारी शर्तें थी फूलन देवी की।
शर्तें सरकार तक पहुंचती हैं, सरकार मान जाती है और उसके बाद इसको लेकर चंबल में मीटिंग हुई, भिंड में मीटिंग हुई और जब सारी शर्तें तय हो गई तो फरवरी 1982 में फूलन देवी ने भिंड में जाकर सरेंडर किया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह वहां पहुंचे। पुलिस के लगभग 300 से अधिक लोग उस जगह के चारों तरफ, और आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस जगह पे 10 से 15 हज़ार लोग यानी आम आदमी उस जगह पर पहुंच गए थे, सिर्फ ये सुनकर कि आज फूलन देवी यहाँ सरेंडर करने आ रही हैं। 10 से 15 हज़ार आम लोगों की भीड़, 300 से अधिक पुलिस वाले, एक मुख्यमंत्री, सारे राज्य की टॉप पुलिस ऑफिसर, सबकी मौजूदगी में आखिरकार 1982 फरवरी में फूलन देवी ने अपनी गैंग के तमाम लोगों के साथ भिंड की उस जगह में शर्त के अनुसार उनका जो हथियार था वो महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर के सामने रखकर सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद फूलन देवी को जेल ले जाया जाता है, जेल में रखा जाता है। जेल में डालने के बाद अगले 11 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। 11 साल तक बिना चार्जशीट के फूलन देवी जेल में पड़ी रहती हैं। इस दौरान फूलन देवी की तबीयत खराब होती है, तो जेल जाने के बाद फूलन देवी का 2 ऑपरेशन भी होता है तबीयत खराब होने के चलते। और एक खबर ये भी थी कि इसी एक ऑपरेशन के दौरान फूलन देवी का यूट्रस निकाल दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस देश में कोई दूसरी फूलन देवी को पैदा ना कर सके। आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्योंकि फूलन की तबीयत ख़राब ही थी तो 1994 में फूलन देवी को पैरोल में रिहा कर दिया जाता है इलाज के नाम पर। रिहा होने के बाद फूलन देवी जब बाहर आ जाती हैं, उसी के कुछ दिन बाद ही मुलायम सिंह यादव, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो अचानक पूरे देश को सरप्राइज़ देते हैं, राजनीति में भौचाल ला देते हैं। फूलन देवी के खिलाफ जितने दर्ज क्रिमिनल मामले थे सबको वापस ले लेते हैं। इसका सरकार को अधिकार है संविधान में। तो फूलन देवी के खिलाफ जितने भी मामले थे वो सारे मामले वापस ले लेते हैं। तो यूपी पुलिस के मामला वापस लेते ही अब फूलन देवी आज़ाद हिंदुस्तानी थी, जिसके ऊपर कोई जुर्म नहीं, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं कानूनी तौर पर। फिर वो शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। तभी उनकी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आता है। अब दिल्ली का एक रास्ता खुलता है। 1994 में मुलायम सिंह सारे केस वापस लेने के बाद 1996 में फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव मिर्ज़ापुर से लोकसभा का टिकट दे देते हैं, क्योंकि तब फूलन देवी बहुत फेमस हो चुकी थी। उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आती थी और फूलन देवी खड़ी होती हैं मिर्ज़ापुर से और जीत जाती हैं। 1994 में मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो फूलन देवी पर जितने भी क्रिमिनल या दूसरे केस थे उनको वापस ले लेते हैं और 1996 में मिर्ज़ापुर से उनको लोकसभा का टिकट दे देते हैं और फूलन देवी जीत भी जाती हैं। फूलन देवी ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने नया जीवन दिया है। 96 से 98 तक ये लोकसभा की सदस्य रहीं। फिर अचानक बीच में चुनाव दोबारा हुआ और 1998 में जब ये दोबारा चुनाव लड़ती हैं तो हार जाती हैं। लेकिन 98 के बाद फिर 99 में चुनाव होता है और ये फिर मिर्ज़ापुर से जीत जाती हैं। पहली बार ये 1996 में लड़ती हैं और मिर्ज़ापुर से जीत जाती हैं। उसके बाद में फिर 98 में चुनाव होता है और ये हार जाती हैं। उसके बाद फिर 99 में चुनाव होता है और ये फिर से जीत जाती हैं। और 2001 में लोकसभा की सदस्य रहते हुए फूलन देवी उस गोली की शिकार बनती हैं जिस गोली के साथ लगभग फूलन देवी ने 15 साल गुजारा। चंबल के बीहड़ में राइफल गोली जिसका साथी उसी गोली का शिकार होती हैं। जो गोली उनका साथ दे रही थी उसी गोली का शिकार फूलन देवी हो गई। लेकिन कातिल कौन है ये तक पुलिस को मालूम नहीं। कातिल खुद फूलन देवी के कत्ल के 2 दिन बाद आकर कहता है कि मैंने कत्ल किया। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, वो तिहाड़ जेल जाता है। तिहाड़ जेल जाने से पहले वो फिर कहता है कि मैं तिहाड़ जेल तो जा रहा हूँ, जिस दिन चाहूँगा तिहाड़ जेल से बाहर आ जाऊँगा। और वही होता भी है, अपनी मर्ज़ी से एक दिन जेल से बाहर चला जाता है।
पुलिस यहाँ ढूंढ रही होती है और वो अफ़गानिस्तान पहुँच चुका होता है। उसके बाद फिर वो सबको वीडियो क्लिप भेजता है और कहता है कि मैंने ये किया और मैं जब चाहूँगा तभी वापस दोबारा जेल जाऊँगा, अपनी मर्ज़ी से मैं जाऊँगा। दूसरी बार फिर वही होता है, तभी जेल जाता है जब उसका मन करता है। फूलन देवी की जो 2001 में मौत होती है, इसके पीछे वजह क्या होती है? ये व्यक्ति कौन है जो कत्ल करने के बाद भी हाथ नहीं आता और जब वो चाहता है तो गिरफ्तार हो जाता है और जब चाहता है तो भाग जाता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी रहा है? क्या किसी बड़े नेता का हाथ रहा है? इस बारे में मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक दूसरी ऑडियो बुक बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि फूलन देवी का कत्ल कैसे होता है, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य था, क्या किसी बड़े नेता का भी इसमें हाथ था फूलन देवी को मरवाने के लिए। और आपको क्या लगता है कि फूलन देवी के साथ जो हुआ क्या वो सही है, या फूलन देवी ने जो किया 22 लोगों को मारा क्या वो सही है? और फूलन देवी का यूटेरस निकालना आपको क्या लगता है कि कितना सही है और कितना गलत है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊं और उस पार्ट में बताऊं कि फूलन देवी की मौत कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कारण था इनकी मौत का, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस ऑडियो बुक की जगह मैं वीडियो क्लिप बनाऊँ तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो क्लिप ज़रूर बनाऊँगा। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं अब